क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है अराउंड जियो पॉलिटिक्स, अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान। आज के स्पेशल गेस्ट हैं हमारे रेगुलर जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर एपिसोड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी। सर हो तो बहुत कुछ रहा है पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल स्फीयर में। तो जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आप बेसिक से हमें जो बताइए, जो तीन मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं एज कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान और इसराइल, इनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, ये जन्मी कहाँ से और मेन कॉज क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? ईरान की हिस्ट्री ऐसी है कि इज़राइल और ईरान का बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे जब ये राजा पहलवी जो थे उनके किंग थे उसके अंडर होते थे बिफोर द इस्लामिक रेवोल्यूशन, बिफोर द 60s में 70s 679 हुआ। हाँ 79 में रेवोल्यूशन हुआ तो राजा जो थे वो भी एक coup में आए थे वो उसके पहले ये प्राइम मिनिस्टर होते थे ईरान के पॉपुलरली इलेक्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड रूलर वेरी नेशनलिस्टिक और उन्होंने ऐलान किया था कि मैं ईरान की एनर्जी जो है वो बाकी विदेशी ताकतों को कॉलोनाइजर्स को नहीं देने दूंगा इसलिए उसने जितने भी शेल एक्सॉन जितनी भी कंपनीज वहाँ ऑयल निकाल रहे थे उनको नेशनलाइज करने की कोशिश करी थी। उनका तख्ता पलट यूएस ने करा दिया था और उसके बाद आए के थे शाह पहलवी। और शाह पहलवी के टाइम पे भी ईरान जो था इट वाज a progressive oil exporting country, very western in its outlook, modernistic in the sense। और उसकी जीडीपी जब थी पर कैपिटा इनकम वो ये गल्फ स्टेट से बहुत आगे थी क्योंकि गल्फ स्टेट्स तो अभी उन्होंने अपने ऑयल के थ्रू रेवेन्यू लिया है। हाँ, दुबई के जो राजा थे तब भी बहुत प्रोग्रेसिव थे और उन्होंने जो था डेवलपमेंट ऑफ दुबई एज अ कल्चरल और इन्वेस्टमेंट्स तो वो तब उन्होंने शुरू कर दिया था ट्रेड वेड की तरफ को देने के लिए यूएई ने। तो कमिंग बैक टू ईरान, ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है जो आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो तो अमेरिका की हेल्प से स्टार्ट किया गया था पहले। एटॉम उसका प्रोग्राम था और वो राजा पहलवी जो थे उनके टाइम से शुरू हुआ। उसके बाद जब 79 में रेवोल्यूशन आया तो ईरान में एक बदलाव आया क्योंकि ये जो अयतुल्ला आए थे पावर में खमेनी रजीम जो आई थी ये नहीं चाहती थी कि हम ज़्यादा बाहर की तरफ देखें अपने वो शरिया को इम्प्लॉय करना इन्हीं चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस था और उन्होंने एटॉमिक को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया इनिशियली। लेकिन बाद में उन्होंने जो प्रोग्राम को दोबारा से अपना रिवाइव किया और यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ वो चले गए। ये वेस्टर्न पावर्स के नॉलेज में काफ़ी लेट 2002 के आसपास इनके नॉलेज में आया और तब आईएए के इंस्पेक्शन में पता लगा कि इनका जो है प्रोग्राम जो है वो वेपनाइजेशन की तरफ भी बढ़ सकता है तो उन पे ऊपर एक वॉच रखी गई। और बाद में जब वॉच रखी गई तो फिर ये भी पता लगा कि कई जिन्होंने अपने रिएक्टर्स वगैरह इंस्पेक्शन के लिए खोले पर कई उन्होंने नहीं खोले थे। तो मतलब खुफिया काम चल रहा था। इस चक्कर में इनके ऊपर फिर सैंक्शंस लगने शुरू हो गए। जब सैंक्शन लगे तो इसकी एकदम से इकोनॉमी गिरी, जो प्रॉफिट्स थे वो खत्म हो गए और एक्सपोर्ट खत्म हो गया लेकिन उन्होंने अपने एम्बिशंस को नहीं छोड़ा। और दूसरी बात यह 79 में जब ईरान में ये अयतुल्ला आया और इस्लामिक रजीम आई तो इन्होंने एंटी जूइश प्लेटफॉर्म इख्तियार किया जो ईरान और इसराइल की दोस्ती थी वो ख़त्म बल्कि डेथ टू अमेरिका डेथ टू इसराइल क्योंकि एंटी जूस थे वो शुरू हुआ और वो इसराइल को एक अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगा और उसको ये भी लगा कि अगर ये अपने रिएक्टर्स में एटम बम या न्यूक्लियर बम बनाता है तो वो सबसे पहले उसका एक टारगेट एक ही है जू है और जूस हैं इसराइल के और वो एग्जिस्टेंस में ख़त्म हो जाएंगे। तो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करना इसराइल के लिए अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत अहम मुद्दा रहा है। तो उसके इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फोकस करते करते वो हुआ। उसके बाद एक बार फिर जब यूएस को उनकी बात हुई 2015 के आसपास एक जॉइंट कमीशन फॉर प्लान ऑफ एक्शन बना जिसमें कि कैसे ये वेपन ग्रेड यूरेनियम कम करेंगे वो हुआ। लेकिन फिर भी पता लगा कि ये अपने छुपा रहे हैं
तो ट्रम्प ने अपनी पहली बारी में इनके ऊपर सैंक्शंस दोबारा लगा दिए और ये जब दूसरी बारी आया है इसमें उनकी न्यूक्लियर जो प्रोग्रेस है वो चिंताजनक होने लगी थी क्योंकि अभी ये कहते हैं इनका एनरिच यूरेनियम करीब 400 किलो के आसपास कहीं पे रखा हुआ है और ये कतई इजराइल को मंजूर नहीं था। इसके साथ ही इन्होंने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इंडिजिनस मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर करके एक ऐसी स्टेट पे आ गए थे कि वो अभी इजराइल और कहते हैं कि अगर थोड़ा देर रुक गया तो यूएस की तरफ ही पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन था, एक न्यूक्लियर वॉर है की कैपेबिलिटी पहुंच रही है और एक मिसाइल की कैपेबिलिटी पहुंच रही है अमेरिका को हिट करने की, ऐसा अमेरिका ने चिताया है दुनिया को और ये एक रीजन बन गया था कि इसको डाउन करना है। तो पिछले साल 2025 में भी फर्दो में 3 बॉम्ब गिराए थे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी में, थिंकिंग कि ये खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म मार्जिनल डैमेज था जो कि उन्होंने रिकवर कर लिया था और ईरान जो है वो दोबारा शुरू हो गया। राइट। इसके साथ ही जहां तक थी न्यूक्लियर और बैलिस्टिक है, तीसरा ईरान जो था वो अपने इलाके में और इस रीजन में अपने प्रभुत्व जमाने के लिए उसने प्रॉक्सीज भी, हुतीज और ये हिजबुल्लाह हमास इनको प्रोपेगेट एज प्रॉक्सीज यूज करना। तो ये 3 थे उसके 3H बोलते हैं। इसराइल के नॉर्थ में हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के साउथ में आता है, इसराइल के नॉर्थ में आता है, और इसराइल के साउथ में हमास जो कि गाजा में था। इन दो नॉर्थ और साउथ से इसराइल को ये लोग हेम इन कर रखे थे और रेड सी के पास हुथी जो है वो अलग से उसके मास थे और इन सब को ये लोग ट्रेन करते थे, ये इनको हथियार देते थे और कॉमन टैक्टिक्स और इनकी स्ट्रैटेजी होती थी IRGC। अब हम आ जाते हैं ईरान की जो पॉलिटिकल विंग, रियलिस्टिक गार्ड वो तो एक अलग था जो थियोलॉजिकल था, अयतुल्ला वगैरह क्लर्जी। उसके अलावा आपके आगे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जिसमें एक प्रेसिडेंट था और तीसरी पिलर थी IRGC या की आर्मी जो कि अयतुल्ला कमांड करता था, प्रेसिडेंट कमांड नहीं करता था, उसकी लॉयल्टी अयतुल्ला के लिए थी। तो IRGC का एक कुछ फोर्स है जो कि आप अमेरिका के टाइम से अगर कंपेयर करो CIA और स्पेशल ऑपरेशंस बोलिए, ये लोग फॉरेन कंट्रीज में जाके ट्रेन करते थे, चाहे और वहाँ पे एक्शंस को ओवरसी के, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे हमास हो, चाहे हुतीज हो। तो एक सुलेमानी करके पिछले साल एक मेजर जनरल को मारा था, वो एक कुछ फोर्स के कमांडर थे ईरान की। तो ये जो खटपट चलती जा रही थी और ये आज की तारीख में जब कहते हैं कि 6 महीना पहले ही इसराइल ने और अमेरिका ने प्लान बना कि जो लीडरशिप है खमेनी की इसको हटाना है, उसके लिए कुछ अनरेस्ट इन्होंने जनरेट किए। लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ से जो डॉलर्स को सकआउट किया है, जैसे ही अगर आप डॉलर्स को सकआउट कैसे करें, डॉलर कम हो जाएंगे तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, लोकल करेंसी डाउन हो जाएगी। तो आप 1.5 लाख रियाल में $1 जो मिलने की बात आ रही है हो, ये डॉलर गए दो गए का। और इसके साथ ही फिर जो ये हिजाब नकाब और जो लोग थे ऑप्रेस थे, एंटी रिजीम, उनको उकसाया गया या खुद आ गए थे, पर उन पे बहुत भरोसा था कि जैसे हम बांग्लादेश में, नेपाल में रिजीम चेंज करा सकते हैं वैसे हम यहाँ भी करा देंगे। शायद जो ऊपर की क्लर्जी है वो वीक हो गई है और अभी लोगों की आवाज़ बुलंद, वो स्ट्रीट्स में आएंगे। और यही एक उनकी स्ट्रैटेजी थी कि टॉप लीडरशिप को IRGC की भी उनको पूरों को आउट कर दो, लीडरलेस अगर हो जाएगा तो रेजिम और कमजोर हो जाएगी, वो गिर जाएगी। तो सर ये सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये जो अभी जो अली खमेनी थे जिनकी डेथ हुई, इनके जो बेटे हैं वो उन्होंने सक्सीड करा मुश्तबा खमेनी को, तो उससे कोई फर्क पड़ा है? मतलब हैज द क्लर्जी बीन वीकेंड या बस ऐसे एज एज अ फेस उनको सक्सीड करवा दिया? व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? ईरान का जो था, अनलाइक वेनेजुएला और अदर कंट्रीज, ईरान एक उसमें इंस्टीट्यूशंस हमेशा रहे हैं। मतलब जैसे मैंने पिछले एक पिलर थी क्लर्जी, एक थी IRGC और तीसरी थी जो ये प्रेसिडेंट की दारी पे और उनके नीचे के फॉरेन मिनिस्टर, पूरा सब कुछ था। प्लस उनके प्रोविंसेस, 31 प्रोविंस के गवर्नर्स थे, ये थे। तो जब इराक की लड़ाई हुई थी और हमने देखा कि सद्दाम हुसैन जिसने पूरी पावर को सेंट्रलाइज करके रखा था, उसको जैसे हटाया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन बचे ही नहीं थे, ना जुडिशरी, ना पॉलिटिक्स, ना कुछ, तो ना स्टेट्स में किसी को कुछ कहने का था। सब सुनते थे कि सद्दाम क्या बोलेगा। लेकिन यहाँ पे डेलीगेट क्या है, फेडरलिज्म की तरफ से रहा था
और इन्होंने प्रिपेयर कर रखा था कि अगर फर्स्ट लाइन जाती है लीडरशिप की, सेकंड लाइन कौन होगी, थर्ड लाइन को होगी, सक्सेसर नेम करके ये दे हैड प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर एन इवेंचुअलिटी वेयर सच अ स्ट्राइक विल टेक प्लेस, जिसमें कि पूरी हमारी लीडरशिप चली जाएगी। और वही हुआ है, पर उसके लिए वो प्रिपेयर थे। उसका एक एग्जाम्पल ये भी कि जो 31 प्रोविंसेस थे उनके गवर्नर्स को, वहाँ पे आरजीसी कमांडर्स को, सबको इतना एम्पावर किया हो गया था कि वो खुद के डिसीजन ले सकते थे। उनकी खुद की फौज थी, उनका खुद की मिसाइल थी, खुद के लॉजिस्टिक्स थे। और आज वही लोग जो है इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। अब बात आती है आपकी ये सेंट्रल में अली खमैनी के जाने के बाद उनके बेटे की। खमैनी खुद नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनका सक्सेसर बने, वो इसको हेरिडिटरी नहीं चाहते थे। देवर अदर पीपल, तो अंदर से कुछ ना कुछ तो है, लेकिन एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी दिखाने के लिए मुश्ताबा का नाम आया और लगाया। आज की तारीख तक वो टीवी पे या कहीं पे बाहर नहीं और नाम भी शायद से नहीं सुना था लोगों ने लगा था, और वो हार्डलाइनर थे। और एक पर वो उनका नाम लेके उनके नाम से स्टेटमेंट्स जो निकल रहे हैं वो दिखाते हैं कि अभी जो लीडरशिप है वो इंटैक्ट है। कितनी कम मजबूत है, कितनी क्या है, कुछ नहीं कहते। लोग ये भी कह रहे हैं कि आईआरजीसी जो मिलिट्री है उसने पूरा कंट्रोल ले रखा है। पॉलिटिकल ये जो लीडरशिप दिखा रहे हैं ये सिर्फ सरफेस में है, अंदर उनके कुछ बचा नहीं है। पर और पूरा ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरह चल रहा है। और जो नेगोशिएशंस के लिए बात आ रही है, चाहे मुश्तबा के नाम से आ रही होगी, लेकिन ये आईआरजीसी के द्वारा डायरेक्टेड है और वो भी डिफ्यूज्ड है। क्योंकि जैसे पहले बताया था 31 प्रोविंस में जो गवर्नर्स हैं या जो आईआरजीसी कमांडर्स हैं वो एक एक करके बात कर रहे हैं। और शायद इसीलिए कि सुबह प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आई एम सॉरी कि मैं गल्फ स्टेट पे हमने अटैक किया है, आप तो हम भाई हैं, और शाम को वहीं पे फिर दोबारा अटैक हो जाते हैं। कुछ डिसोनेंस लगता है, मतलब एक 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 आवाज में पूरा देश बात। आपको क्या लगता है सर, व्हाट इज द रीजन जब वो भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, यूएई उम्मा बोलते हैं, जो डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज हैं, उस पे अटैक करने का क्या रीजन है? ओनली बिकॉज दे आर नॉट साइडिंग विद ईरान, और या फिर वहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस जो बने हुए हैं उन पे अटैक करना है, वो उनका मोटिव है? तो उसका क्या रीजन है ईरान का इतना ऑफेंसिव होने का? देखिए, मुस्लिम उम्मा जिसको हम बोलते हैं ना, वो भी एक नहीं है। वो एक उम्मा आता है जब मौका पड़ता है, सब बैठते हैं ओआईसी में, लेकिन हर एक कंट्री का अपना अपना एजेंडा है। और विद इन दीज कंट्रीज शिया और सुन्नी का बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल है। राइट। जो सऊदी है आज की तरफ ओआईसी का जो प्राइम पोजीशन होल्ड करता है, उसको हमेशा ईरान ने चैलेंज किया है। सऊदी सुन्नी है और ईरान शिया है, शिया है। तो उस एक तो ये राइवलरी तो थी। और अभी गल्फ स्टेट जो थे वो अभी ईरान का कहना है कि अमेरिकन बेसेस और अपनी एयर स्पेस देके आपने जो मेरे पे हमला है उसको फैसिलिटेट किया है, और हमारे इलाके में ये बाहर वाले लोगों को आके आप हमें मार रहे हो, इसलिए आपको इसकी भुगताई करनी पड़ेगी। इसलिए पहले तो उसने बेसिस को मारा, अमेरिकन बेसिस को, जो उसने बोला कि लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, अगर अमेरिका आके मेरे को मारता है मैं मारूंगा। उसके अलावा उसने कुछ एक परसेंटेज जो है वो सिविल इलाके या इकोनॉमिक सेंटर्स में इधर मारा है, ये बोल के कि आपने अपनी एयर स्पेस और अपने रनवेज वगैरह इनको दिए हैं चुप मार दी, इसलिए आप दुश्मन का काम कर रहे हैं। और इसमें भी सिंगुलरली सऊदी अरेबिया से ज़्यादा इसने यूएई दुबई में अगर आप देखो हमले ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि सऊदी ने चाहे मनी मन उसी ने उकसाया होगा अमेरिका और इजराइल को कि इसको ख़त्म कर दो अयतुल्ला, क्योंकि शिया सुन्नी वाले में ये मेरी लीडरशिप को वो कर रहा है। हूथी जो है पाकिस्तान के जनरल साहब वहाँ पे है यमन में, हूथीस को लीड करके फिर वो एंटी सऊदीज का जो है वो साथ दे रहे हैं वहाँ पे रेबल्स को डाउन करने के लिए, हूथी रेबल्स को। तो ये एक पावर प्ले तो चल ही रहा था। तो सऊदी अरेबिया को भी फायदा ही था अगर ये हट जाते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने से वो न्यूट्रल दिख रहा है, बल्कि एंटी वॉर लॉबी में उसने अपने को पेश किया है। यूएई ने ऐसा नहीं किया, उधर शायद ज्यादा अपने एग्स उधर की तरफ को डाल दिए थे, तो उस पे ज्यादा अटैक हो रहा है सऊदी अरेबिया के बनस्पत। इजराइल एज अ मेजर स्टेक होल्डर इन द मिडिल ईस्ट, इसका कितना मेजर रोल हो सकता है टू डिफ्यूज द टेंशन्स बिटवीन द यूएस और ईरान? तो ये अभी प्रॉक्सी जैसे ईरान के प्रॉक्सीज अभी हमने मेंशन करा थोड़ी देर पहले कि ह्यूथीज, हमास और हिजबुल्लाह,
उनको एज अ प्रॉक्सी यूज करते रहेंगे या डायरेक्टली एक दूसरे से भी क्लैश करते रहेंगे ना लार्जर स्केल? मतलब ऑब्वियसली इसराइल भी अटैक कर रहा है ईरान को, ईरान भी कोशिश कर रहा है उसको, यही चलता रहेगा कि ये प्रॉक्सीज का रोल मेजरली क्या रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने कन्विंस कर दिया था कि अटैक करना है। इसमें अमेरिका का कोई डर डज इजराइल हैव अ लेवरेज ओवर अमेरिका? लॉट्स ऑफ लेवरेज ओवर अमेरिका। एक तो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी इन यूएस आर द जूस? are the Jews, and वो है। Plus Israel is the fortress or the biggest base, so to say, an ally, unquestionable ally of the USA in the मिडल ईस्ट। इस इलाके में एक वही तो है जहाँ से वो अपने लॉन्च कर सकते हैं। उनके सपोर्ट में हमेशा आता है अमेरिका, इसराइल के सपोर्ट में, और इसराइल अमेरिका के सपोर्ट में अनक्वेश्चनड। इट इज़ जस्ट लाइक इट इज़ अ स्टेट ऑफ द यूएसए। और अभी जो नेतन्याहू ने 2-3 राउंड्स किए थे इस लड़ाई से पहले यूएस में, उसने कन्विंस कर दिया था कि यही सही टाइम है। नहीं तो ईरान एक बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी बनाएगा जो यूएस तक पहुंच सकती है, और दूसरा उसकी जो यूरेनियम है वो इतनी हो चुकी है कि वो एटॉमिक बम बना सकता है। और अगर यहाँ पे इस इलाके में पीस रखनी है तो इसको हटाना है। ईरान को एक न्यूट्रल कंट्री बनाना है, या उसकी गवर्नमेंट को एक प्रो वेस्ट या नॉट एंटी वेस्ट बना के इलाके को करना है, क्योंकि इस इलाके में शांति अमेरिका नहीं चाहते इस इलाके में लड़ाई हो, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सब कुछ यहाँ पे है। अमेरिका का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से है। इसराइल का सिंगल माइंडेड है एग्जिस्टेंस। उनकी अपनी जो अस्मिता है या उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको खतरा होता है ईरान से। वो खतरा अमेरिका को नहीं है। तो अभी जो ये ईरान के आप बोल रहे थे 3 प्रॉक्सीज, इसमें से हिजबुल्लाह को अच्छी तरह से ईरान इस्तेमाल कर रहा है फेज 2 में। जब भी अगर 10 मिसाइल ईरान से आ रही है तो हिजबुल्लाह जो है वो 100 रॉकेट्स जो है तो फायर करता है इसराइल पे, ताकि एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल के वो सैचुरेट हो जाए और उसको 110 टारगेट दिखे। तो ये तो चल ही रहा है। हमास में अभी इतनी ताकत बची नहीं है, और हूती जो है वो अभी शांत बैठे हुए हैं। हूती वैसे भी रेड सी की तरफ को फेस करते हैं। अगर ईरान बढ़ा के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ से अगर वो रेड सी वाले रूट को भी कुछ इंटरडिक्ट करना चाहे, ब्लॉक करना चाहे, तो हूतीस का रोल आता है। फिलहाल वहाँ पे फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, और एक अमेरिका की कैरियर फ्लीट भी रेड सी में घूम रही है। जैसे हम सुन रहे हैं कि मेजर ऑयल सप्लाई रूट जो सप्लाई चेन बोलते हैं ऑयल का, वो हिट हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर दिया गया है बाय ईरान। आपको क्या लगता है कि चलती रहेगी ये लड़ाई दोनों तीनों पार्टनर्स के बीच में, जो स्टेक होल्डर्स हैं यूएस, इसराइल और ईरान के बीच में? तो कितना बड़ा रीज़न हो सकता है कि ग्लोबली ये ऑयल की शॉर्टेज वगैरह हो, और कितना लॉन्ग टर्म ये हो सकता है? देखिए, अगर आप यूएस की प्लानिंग के हिसाब से जाएं, यूएस और इसराइल ने सोचा था कि 1 हफ्ते में हम जो रिजीम के टॉप निकाल देंगे, और नीचे से जो जनता है ईरान की जो राइज करेगी, रिजीम चेंज सड़कों पे आ जाएगी, और हम उसको मदद करेंगे आईआरजीसी और ये आयतुल्लाह को ख़त्म करने में, और एक अपने हिसाब से एक रिजीम को सेट कर देंगे। 2-3 हफ्ते में काम हो जाएगा। ये प्लान शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, पहले 3-4 दिन, पर उसके बाद जो था वो ईरान की जो स्टेमिना, रेजिलेंस और नेशनलिज्म, ये एक फैक्टर्स थे जो कि अमेरिका ने नहीं लिया था। कोई भी देश है उसमें लोग कई होते हैं एंटी सरकार, कोई बीच में बैठे रहते हैं, और कोई प्रो होते हैं। अगर 50-50 कॉन्फ्लिक्ट ले, लेकिन जब आपके ऊपर घर के बगल में स्कूल में बम गिरे, आपके बच्चे भी वहाँ पे मरे हैं, आपकी रोडों पे रोज बमबारी हो रही है, आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, और आपको पता है ये कोई बाहर का देश कर रहा है, तो वो देश जो है एक अपने झंडे के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नेशनलिज्म आ जाता है, यूनिटी आ जाती है। यानी चाहे अंदर की जो भी आपकी रही हो दरकार हो, हाँ, एक 10% 15% वो अभी भी होंगे जो कि एंटी रजीम है, वो लोग अभी भी हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नेशन जो है अभी, जैसे ब्लड डोनेशन के लिए लाइन लगी हुई है, इधर पे लोग है वॉलंटियर हेल्प कर रहे हैं। ईरान के अंदर काफ़ी एक नेशनलिस्टिक फीलिंग आ गई है, एक टीम वर्क की तरह काम कर रहा है। तो ये एक्सटेंड हो जा रही है,
ऊपर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान ने जो बंद किया है, उसने पूरा फोकस ही चेंज कर दिया। कहाँ रेजिम चेंज, कहाँ कुछ, और यहाँ पर उसने दुनिया का ऑयल बंद कर दिया। गल्फ स्टेट्स पे मार करी है। तो एक तरफ गल्फ स्टेट्स की तरफ से प्रेशर आएगा कि ये ख़त्म करो इसको, हम कब तक आप कर लेंगे। दूसरा जो ऑयल एशियन कंट्रीज है मैक्सिमम, मैंने वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे इस इंडिया एज एन ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री, इंडिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये सप्लाई चेन ब्लॉक होने से? इंडिया में पेट्रोलियम का इतना नहीं पड़ेगा जितना कि एलपीजी और एनर्जी का पड़ेगा इस इलाके में। और अगर पेट्रोलियम का क्रूड की बात करें तो रशिया है स्टेप 10, और इंडिया ने अमेरिका से भी ले रहा है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से भी ले रहा है। लेकिन इसमें ट्रैवल टाइम ज़्यादा है और क्रूड के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। एक चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल, विच आई थिंक हो जाएगा। 41 कंट्रीज से हम अभी ऑयल ले रहे हैं, हमने अपना नेटवर्क बढ़ा लिया है। लेकिन द कॉस्ट ऑफ ऑयल इज गोइंग अप। $103 पर बैरल हो गया। आ गया है। कहाँ आप रशिया से $60 पे दे रहे थे। तो वो फ़र्क तो पड़ेगा ही। और जितने दिन ये बढ़ता जाता है, आपका एलपीजी एलएनजी अगर नहीं आ रहे हैं, आपके फर्टिलाइज़र प्लांट्स, बाकी डाउन स्ट्रीम सल्फर चाहिए, ये चाहिए, बहुत चीज़ें जो है वो आपकी इफेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट जो है अभी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने छुए नहीं है। हमारे पास कहते हैं 70 दिन के आसपास के, जबकि 100 दिन के एक मापदंड में चाइना वगैरह के पास है 100 दिन से ऊपर के रिजर्व। तो देखिए दाम तो बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो उससे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी तरफ से सब्सिडी दे के पेट्रोल के दामों को इंडिया में बढ़ने नहीं दिया, जबकि बाकी देशों में 20-25%। आप पाकिस्तान में देखिए, दाम आसमान को छू रहे हैं और इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा और मिल भी नहीं रहा है, वहाँ त्राही त्राही है। और एक पेट्रोल सब गाड़ी के लिए नहीं यूज़ होता है ना, आपका एविएशन फ्यूल है, आपके कई इंडस्ट्रीज में यूज इंडस्ट्री। अभी देखिए मोरबी गुजरात में जो वो थे टाइल्स जहाँ बनती है, उनको बिल्कुल बना कर दिया था। कुछ दिनों तक ईटरीज हमारी बनती है। अब रेस्टोरेंट भी तो एक इंडस्ट्री है, बिजनेस, ऐसे लोगों को खाना पीना मिलता है। तो वो भी हमने अभी फ़िलहाल कर दिया है। लेकिन अगर ये 3-4 हफ्ते से ज़्यादा चलेगी, या तो हमारी डिप्लोमेसी इतनी बढ़िया रहे कि हमारा सप्लाई आता रहे वहाँ से, चाहे एट रिड्यूस रेट, तो चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बाकी हमारे बट हमने सर ऑन दैट फ्रंट हमने काफ़ी अच्छा डिप्लोमेसी करी है ईरान के साथ। उन्होंने हमारे जो शिप्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वी आर प्रॉब्ली द ओनली कंट्री, इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट वी आर को अलाउ करा है कि आने के लिए। डिप्लोमेसी हमारी फिर तो ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा चैलेंजिंग है नहीं हमारे लिए, या हो सकता है? ईरान के साथ हमारी सिविलाइजेशनल जो बोलते हैं ना, बहुत सालों से, सेंचुरीज ओल्ड तो चल ही रहा है। प्लस आउट ऑफ लेट हमारा वहाँ पे छबाहर पोर्ट है, उस पर इन्वेस्टमेंट था। और सैंक्शन के बावजूद भी हम छबाहर पे यूज़ कर दे। छबाहर में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान को जाने के लिए पाकिस्तान ने हमारा रास्ता रोक रखा है, तो हम थ्रू दैट हम जाते हैं, और वहीं से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बनने की हम बात कर रहे हैं, जिससे कि हम सेंट्रल एशिया के थ्रू जाएंगे, अजरबैजान और कैस्पियन से, वो भी इसी से आता है। तो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता था, इसलिए डिप्लोमेटिकली हम उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। पेमेंट टाइम पे होता था, सब कुछ हो रहा था डिस्पाइट सैंक्शंस। और हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत पढ़ रहे हैं, अभी भी वहाँ से स्टूडेंट्स को हम इवैक्यूएट करा है। तो एक और जो शिया कम्युनिटी इंडिया की है, कश्मीर की है, या फिर आप यूपी वगैरह पे ये है, तो इनका आना जाना बहुत है। देयर इज अ पीपल्स कनेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक दूर की कंट्री है, देयर इज अ कनेक्ट। और जो राष्ट्रजन है यहाँ पे, पारसी है, कुछ भी बोलिए, एक एफिलिएशन है, हिस्टोरिकल कनेक्ट हमारा उनके साथ है। लेकिन अभी शायद जो हमने मोदी जी ने जो इजराइल को विजिट किया था और उसको एकदम बाद लड़ाई शुरू हो गई, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी हमारे शिप आने शुरू हो गए हैं, मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी ने काम किया है। जयशंकर साहब ने बोला है कि ये मत समझिए कि ब्लैंकेट हमें परमिशन मिल गई है, केस टू केस हम करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये, जो अभी इनके वॉरशिप्स 3 जो हमारे पास आए थे और वापस जा रहे थे, उनमें से एक जो कोलंबो पहुंच गया था, और श्रीलंका ने उसको परमिशन नहीं दी अंदर आने में डॉकयार्ड में, और उसको सबमरीन ने उड़ा दिया इंटरनेशनल वाटर्स।
जबकि 2 जो इंडियन वाटर्स में थे और उन्होंने कोची के बाहर जाके रिक्वेस्ट किया, दोनों शिप्स को हमने वो यू आर टॉकिंग अबाउट जो यूएस ने शिप यूएस ने वो तो हमारे साथ ही नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे, करने के बाद वो एक-एक करके जा रहे थे। हाँ। तो कोई इंडियन वाटर्स के पास था, कोई पहले निकल गया, वो कोलंबो श्रीलंका को क्रॉस करके कोलंबो से आ रहा था कहीं पे साउथ में, उनके गाल के आसपास, और वहाँ पे उसको हिट किया गया है। और जबकि जो पीछे के 2 थे, उन्होंने जैसे ही हमें उस सेम डेट पे रिक्वेस्ट किया था फॉर शेल्टर, हमने उनको अंदर ले लिया और वो बच गए, हमारे पास ही है। उनके सेलर्स गए, मेरे ख्याल से शिप अभी भी यहीं पे है। उसके अलावा हमने अगर देखें तो पाकिस्तान के ईईजेड में 4 टैंकर्स कुछ थे जो ईरान से आके स्मगलिंग का ऑयल दे रहे थे, राइट, उनको कैप्चर करके लाए थे। वो भी शायद ईरान से बातचीत करके हमने उनको वो वापस कर दिया एज अ गुडविल। तो ये 2 गुडविल के पॉइंट्स जो है, प्लस हमारी जो उनके साथ पुराने संबंध है, उन्होंने शायद फल दिखाया है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे लिए अच्छी बात है। सर ये जो अभी ऑयल क्राइसिस जो चल रहा है ग्लोबली, इसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन भी आ सकता है क्या? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? दैट इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखिए, एज फार एज यूरोप इज कंसर्न्ड, पहले इट वाज पावर्ड बाय रशियन गैस एंड ऑयल। वो यूक्रेन वॉर के चलते उन्होंने उसको बंद कर दिया। और अभी अगर यहाँ पे हॉर्मुज़ बंद हो जाता है और यहाँ का वेस्ट एशियन ऑयल भी जाता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो यूरोप है, और यूरोप इज़ अ इंडस्ट्रियल हब। उसके अलावा हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जापान है, इंडिया है, बाकी साउथ एशिया में, हमारा ऑयल भी वहाँ से आता है। सो इफ़ दिस कंटिन्यूज़, व्हाइल अमेरिका में नॉट बी डायरेक्टली अफेक्टेड, इनफैक्ट उनका प्रेसिडेंट तो बोल रहे हैं कि हमारे को, हम भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, अगर ऑयल का दाम बढ़ता है तो हमें फ़ायदा होगा। ऐसी बात नहीं है, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो अमेरिका में होती नहीं है, उनकी तो कोरिया में, इंडिया में कहीं पे होती है, और यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग को दबाव पड़ रहा है तो अमेरिका को भी फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं बट है। सर एक बात बताइए, ये जो यूएस ने अभी वेनेजुएला के साथ करा है, दे टू पोर ऑल देयर ऑयल रिजर्व्स एंड ऑल ऑफ दैट, क्या ईरान के साथ भी वो कुछ उनका इंटरेस्ट इनके ऑयल में है यूएस का? देखिए, इसमें जो अमेरिका को कन्विंस किया नेतन्याहू ने, उसमें अमेरिका ने भी अपना फ़ायदा तो देखा ही होगा। और वेनेजुएलन ऑयल जो जो कि चाइना को जाता था सस्ते में, फ्री में, और ईरान का ऑयल भी जो जाता था, अगर इन दोनों को आप ब्लॉक कर देते तो चाइना के लिए थोड़ी-सी चिंता तो होती। चाहे चाइना ने अपने जो अल्टरनेट मीन्स ऑफ एनर्जी है वो इतना बढ़ा दिया कि हाइड्रोकार्बन्स पर, उसकी क्रूड पे बहुत कम डिपेंडेंस है, लेकिन तब भी था ही था। और जहाँ तक ये वेनेजुएलन ऑयल की बात करते हैं, तो अभी भी वो चाइना अब डॉलर दे के खरीद रहा है, डॉलरों की कमी है नहीं चाइना के पास। अमेरिका को अगर यहाँ पे आ जाता तो उसने जो गल्फ के ऑयल है और ईरान का ऑयल अपने कंट्रोल में रखता, और फिर उसको जो आज वो युआन में बेच रहा है उसको बोलता है डॉलर में बेच, और उससे जो यूएस डॉलर है वो मजबूत होता, तो अमेरिका का पेट्रो डॉलर जो है वो स्टेबल रहता। तो अमेरिका का इसमें ये फायदा था। प्लस ईरान एज अ स्ट्रेटेजिक स्पेस इन्वेस्टेशन, अगर उसके प्रो अमेरिका हो जाता, इराक और ईरान नॉर्थ ऑफ द गल्फ, तो उसको सेंट्रल एशिया में अपने जो इन्फ्लुएंस करना है, उसमें अफगानिस्तान की तरफ को जो करना है, उसमें उसको फ़ायदा होती। सी अब सर इंडिया पे आते हैं। इसमें इंडिया की डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं, वी बीन अ वेरी न्यूट्रल पार्टनर ग्लोबली ऑन वेरियस अफेयर्स। तो हमारे अच्छे रिलेशंस ईरान के साथ भी हैं, वी हैड गुड रिलेशन विद इजराइल आल्सो। आर इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वाज इन इजराइल फॉर अ 2 डे विजिट। उसके 2 दिन के बाद इनफैक्ट वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया दोनों ईरान के साथ और इज़राइल के साथ रिलेशंस मेंटेन करके बैलेंस करके चल पा रहा है या आगे चैलेंजेस भी आ सकते हैं? देखिए, ये इंडिया एक टाइट रोप वॉक कर रहा है, पर टाइट रोप में अच्छी वॉक कर रहा है। और जहाँ तक कि इंडिया और इज़राइल का ताल्लुकात थे, वो एक्चुअली ईरान से कभी खास लिंक्ड थे नहीं। डिवॉइड ऑफ द अर्थ। डिवॉइड, आई मीन टोटली डिवोर्स्ड ऑफ ईच अदर। इंडियन ईरान रिलेशंस का पहलू ही कुछ और था, कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, ऑयल, छबहार का पोर्ट, यू नो, ये चीज़ थी। अब सिविलाइजेशनल कनेक्ट तो था स्टूडेंट एक्सचेंज। इज़राइल इंडिया के लिए हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अ हाई-टेक डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फाइनेंस, इस चीज़ में हमारे उनसे एक्सचेंज होते रहते हैं। एंड ही इज़ अ टाइम टेस्टेड पार्टनर अगेंस्ट आवर एनिमीज़ व्हिच इज़ द पाकिस्तानी आर्मी। तो पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को रोबस्ट करने के लिए हमें इज़राइल से बिना कंडीशन के
और अश्योर्ड गारंटीड इनपुट्स मिलते हैं, प्रोडक्शन, टीओटी, आपको जो भी चाहिए पैसे पे देता है पर पूरा देता है। अमेरिका की तरह वो एक कंडीशन नहीं लगा। कंडीशन नहीं होती, और उसकी अमेरिका का तो कोई भरोसा नहीं कर, मना कर दे, वैसा नहीं है। तो एक बहुत ही हमारा ट्रस्टेड पार्टनर रहा है हर वॉर में। जब हमने इजराइल को रिकग्नाइज नहीं किया था, हर वॉर में इजराइल हमारी मदद पाया जी। तो वो अलग है। लेकिन उसमें ईरान वाला एंगल जो था वो कभी आया नहीं था। दोनों से हमारी इंडिपेंडेंट डीलिंग थी एंड एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। आपका हमारे दो मित्र हो सकते हैं, वो दो मित्र आपस में लड़ सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हम दोनों को ये बोलेंगे आप बात कर लीजिए। बल्कि अभी कल ही फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने एक इंटरव्यू में बोला है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि दोनों से बात करती है, रशिया से भी बात करती है, अमेरिका से बात करती है, और दुनिया इंडिया में भरोसा करती है। तो इंडिया भी अगर पहल करे तो दुनिया उसका पीछे करेगी। लेकिन कुछ लोग अमेरिका में ये बात कर रहे थे कि अगर इंडिया, मोदी जी अगर इसराइल नहीं गए होते लड़ाई से एकदम पहले, तो इंडिया की हालत स्थिति मजबूत थी। लेकिन अभी उसका डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के दिमाग में यही है कि ये वहाँ दुश्मन देश में जाके क्या बोल के आगे हमें पता। सर, अगर ये रीजनल वॉर होती है तो आपको क्या लगता है कि रशिया और चाइना का इस वॉर में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? विच वे इट कैन स्वे, या फिर वो भी न्यूट्रल रहेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट में? देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें किसी को फायदा नहीं। इसराइल की एग्जिस्टेंस को छोड़ के बाकी सबको इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है आजकल। फायदा कुछ नहीं रहा। सिर्फ एक आदमी है जो खूब हंसते हुए बैंक की तरफ को जाते हुए वापस आते हैं, वो है पुतिन। क्योंकि जिस ऑयल को सैंक्शन करके लोगों को चेतावनी और टैरिफ पे लगा रखा था अमेरिका ने कि खरीदोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाएंगे, आज वही अमेरिका कह रहा है कि प्लीज उससे आप खरीद को और रिफाइन करो, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर है। रिफाइन करके दुनिया को आप पेट्रोल और डीजल की कमी मत होने दो। और सारी कंट्रीज को उन्होंने बोला कि ये जो एकदम से जो 20% दुनिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कट गए हैं हॉर्मुज की वजह से, उसको आप जहां से पूरा करना से कर सके। सामने आपका वेनेजुएला तो खुल ही गया है, और रशिया से भी। आज की तारीख में अगर ईरान को कोई मदद कर रहा है तो वो है चाइना। रशिया और चाइना। चाइना। दोनों दोनों और तक किस किस टर्म्स में कर रहा है? लॉजिस्टिकली, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, देखिए, वेपन्स? ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे अमेरिका चाइना से वहाँ पे एयरक्राफ्ट आ ही रहे हैं, उनको दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जो शाहिद ड्रोन एक है जो ईरान का बहुत फेमस ड्रोन है, इसकी टीओटी इन्होंने रशिया को दी थी यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करने के लिए। एक्सटेंसिवली बन रहे हैं रशिया में। एयर डिफेंस सिस्टम चाइनीज था इनके पास। और जो ड्रोन्स है शाहिद, अगर इनके ख़त्म हो जाते तो रशिया से सप्लाई आ रही होगी उसे कंपोनेंट्स की, और जो भी है फ्रेम तो कहीं भी बन सकता है। तो एक तो वो है। दूसरा सबसे ज़्यादा है कि एंटी अमेरिका और एंटी वो जो है इंटेलिजेंस जो रशिया और चाइना के पास है वो इनको मिल रही होगी। सैटेलाइट से पिक्चर्स, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन कि इनके कैरियर ग्रुप कहाँ है, इनके एयरप्लेन्स कहाँ हैं, कौन कब टेक ऑफ कर रहा है, कहाँ किस एयरबेस पर आप अटैक कर सकते हो, ये सारी एडवाइस जो है पीछे से पक्का उनको मिल रही है। जो ह्यूमैनिटेरियन है, मेडिकल है, वो तो खैर होगी होगी, उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। पर इस कंट्री को सस्टेन करने के लिए अगर कुछ इकोनॉमिक उसको हेल्प चाहिए, लॉजिस्टिक्स हिसाब के, राशन पानी, वो भी होगा। आज की पेपर में या कहीं पे मैं देख रहा था कि एक एडवर्टीजमेंट आया है ईरानियन एम्बेसी इन इंडिया कि अगर कोई भी हमें मदद ईरानी एम्बेसी इन इंडिया। कि आप हमें ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए उसकी अपील है, कैसे भी आप पैसा हो चाहे वो हो कर लो। तो वो दुनिया भर में जहाँ भी मुस्लिम वर्ल्ड है और जो उनके एंटी ईरान नहीं है उनसे वो भी चल रहा है। पर फिलहाल अगर बात करें चाइना और रशिया की, वो सिर्फ अपने को इतने तक ही सीमित करेंगे। कोई भी इस लड़ाई में अपने हाथ झुलसाना नहीं चाहता है। ये जितनी जल्दी सुलझ जाए वो पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ इसमें ईगो आ गई है अभी ईरान की एस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें आईआरजीसी है, और दूसरी तरफ से ट्रंप की। ट्रंप भी एक्चुअली देखा जाए तो वो एक ऑफ रैम्प ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अब बाई इज्जत इस कॉन्फ्लिक्ट से वो कैसे चले जाए और कैसे इसको ख़त्म करें, ये उनके भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक। टॉकिंग फर्दर अबाउट चाइना सर, जो भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट का एडवांटेज ले सकता है
और ताइवान को कन्फ्रंट कर सकता है अपने जो उनकी जो हेजेमनी है एंड द कॉन्फ्लिक्ट दैट दे हैव विद चाइना, वो चाइना भी इस मोमेंट क्रूशियल मोमेंट पे कर सकता है? देखिए इसमें दो पहलू हैं कि हाँ, अमेरिका अभी डिस्ट्रैक्टेड है। अमेरिका ने जो अगर ताइवान की लड़ाई भी होती है तो अमेरिका बेसिकली चाइनीज़ एयरफोर्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए अपने कैरियर ग्रुप से भेजेगा, वो अटैक तो करेगा नहीं। तो वो जो उसकी क्षमता है वो अभी पूरी यहाँ पे लगी हुई है, और जिस हिसाब से इनके इंटरसेप्टर्स का खर्चा हुआ है, और इसको खुद कोरिया और जापान से जो इनके पास रिजर्व्स थे वो मंगाने पड़ गए हैं फॉर दिस थिएटर। यूक्रेन जो मांग रहा है उसको वो नहीं मिल रहा है इंटरसेप्टर्स, और ये इंटरसेप्टर्स की ही लड़ाई है, क्योंकि चाइना की भी रॉकेट फोर्स और मिसाइल फोर्स बहुत तगड़ी है, वही ताइवान पाएगी। तो एक तो ये मौका है कहते हैं चाइना के पास। दूसरा एक वो भी कहते हैं ग्रुप यूएसए में कि 2027 में बोला है बी रेडी फॉर दिस थिंग, जीपिंग ने टू हिज आर्म फोर्सेस कि हम अटैक करेंगे, एंड ताइवान अटैक इज शेड्यूल्ड फॉर 27 इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन है। जबकि दूसरे कोई लोगों ने जिसका तर्क का उल्टी साइड भी है कि चाइना जो है आज की तारीख में ताइवान के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, क्रॉस इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ठीक है, चाइना का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो यूएसए एक्सपोर्ट करता है। आज की तारीख में चाइना क्यों अटैक करेगा, और अमेरिका अगर उसकी एक्सपोर्ट मार्केट से इंपोर्ट्स और बंद कर दे और सैंक्शन लगाए, चाइना जो कि अभी अपने इकोनॉमी को संभाल रहा है, एक राइजिंग पावर है, लेकिन डगमगा रही है, उसके रियल स्टेट बैंकिंग वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स भी उसके बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में वो फोकस करेगा कि मैं एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस से बचा रहा हूँ, अपने को फोकस करूँ। समथिंग जैसे यूएस ने अपने जो प्रोग्रेस करा था पहले और इंडस्ट्रियल माइट बनाई, अभी चाइना उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, और सबसे बड़े कस्टमर को क्यों वो नाराज़ करेगा। ताइवान में भी उसके इन्वेस्टमेंट है, ताइवान के चाइना पे इन्वेस्टमेंट है, चाइना के यूएस में इन्वेस्टमेंट है, और यूएस चाइना का सबसे बड़ा खरीदार है। तो ऐसे में बैलेंस को ख़राब करना चाइना के लिए वो नहीं है। हाँ, हल्ला-गुल्ला करता रहे। दूसरा, ताइवान में भी हो सकता है जो केएमटी पार्टी है, वही एक पार्टी है जो कहती है चाइना से बातचीत तो कर ले, लड़ाई क्यों करनी, क्योंकि खतरा उसको भी उतना ही ज़्यादा है। तो ये पोस्टरिंग चलती रहेगी। चाइना अमेरिका को टीज़ कर रहा है, अमेरिका का डिस्ट्रैक्शन हो रखा है, लेकिन क्या ये लड़ाई में तब्दील होगा, ये इकोनॉमिक सेंस में मायने नहीं रखता है। जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है, चाइना अपनी प्रोग्रेस जो कि अभी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, उसको और लड़खड़ाने नहीं देगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका क्या इफेक्ट होगा इंडिया पाकिस्तान डायनामिक्स में? देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट के जो प्लेयर्स हैं वो तो ईरान, इसराइल और यूएस है। अगर देखा जाए इसराइल, दे आर नॉट कंसर्न विद पाकिस्तान। यस, इफ वॉर कम्स देन इसराइल इज विद अस है। ईरान इज न्यूट्रल, और मे बी उसको आजकल ज़्यादा खुश नहीं है पाकिस्तान से, और अमेरिका तो खैर दोनों की तरफ से कुछ नहीं करेगा वो। तो अगर हमारी अभी आज के तारीख में इसलिए देखिए कि पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान ने खुद जो अपने को ट्रैप में डाला है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान का हमेशा क्या रहा है, जो भी हुकूमत रही है, वो अपनी लोकेशन की या अपनी मिलिट्री को फॉर सेल रखती है, खासकर अमेरिका की तरफ को, कि पैसा मिलता रहे, मेरा काम बनता रहे, फिर आगे की देखी जाएगी। और वो प्रॉमिस ऊंची ऊंची करते, डिलीवर कभी भी नहीं करते। वो अमेरिका के साथ सेंटो के थिएटो सेंटो के मेंबर्स थे, फिर उन्होंने सऊदी से हमेशा भीख मांग के अपनी इकोनॉमी को चलाया। चाइना से उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने वहाँ करा जो डूब गए, और उनकी मिलिट्री हार्डवेयर जो पहले वेस्टर्न होता था, अब वो ज़्यादातर 81% उनका चाइना की तरफ से है। आप आओ, इकोनॉमिक कॉरिडोर बॉर्डर से आपको हम कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, आपका ट्रेड हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब कुछ डूब गया है। ठीक है ना। अमेरिका को जब चाहिए होता है कब वो मानता है, जब नहीं चाहिए होता तो इसको फेंक देता है। और हर एक डिक्टेटर हो, चाहे वो मुशर्रफ हो चाहे वो जिया हो, जब भी अफगानिस्तान में आग लगी या इधर की तरफ को आग लगी है,
पाकिस्तान उसका दोस्त बन जाता है और खूब पैसे आते हैं जो पैसे मिलिट्री अपने जेब में डाल देती है पॉलिटिकली। तो आज की तारीख में जो मुनीर है, आसिम मुनीर, वो भी यही चाह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन अफगानिस्तान या कहीं पे बन जाए कि अमेरिका इधर की तरफ को अट्रैक्ट हो जाए और मैं उसका एक सेंट्रीपीस बन जाऊं और डॉलर्स आने शुरू हों और हम भी अपनी पॉकेट भर के काम कर दें। लेकिन उसने प्रॉमिस किसको किया है? उसने सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट किया है कि अगर तुम्हारे पास कोई लड़ाई का हमला होता है तो हम आपके पास आएंगे, हमारे पास होता है तो आप आओगे। सोच के कि इंडिया को हमने काउंटर कर दिया है। उसने ये नहीं सोचा था कि आज की तारीख में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में लड़ाई होगी और सऊदी अरेबिया अब उसको बोल रहा है आजा, ईरान से लड़ाई करनी है। फौज तो उसके पास उतनी है, इक्विपमेंट आधा का तो सिंदूर में उसका एयरफोर्स और रेडार्स तो वैसे ही उड़ गए थे। अमेरिका कह रहा है गाजा में जो पीस पे उसमें तूने बोला था ना, हम आप भेजिए फौज। सऊदी अरेबिया बोल रहा आपने बोला था भेजिए फोर्स। और दूसरा ये ईरान के अगेंस्ट नहीं है, सऊदी अरेबिया और यूएई की अभी लड़ाई होने वाली है यमन के अंदर, जो ये आपस में खड़े हैं। जब वो लड़ाई होगी वहां पे तो जो मिलिट्री कमांडर है वो पुराना राउल शरीफ इसका पाकिस्तान का चीफ है, वो बोलेगा यहाँ भेज। इसके पास इतने वो हैं। हिंदुस्तान यहाँ पे, हिंदुस्तान ने बोला ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, यहाँ पे उसको रोक के रखना है। बलूचिस्तान उबल रहा है, टीपीटी उबल रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए उसने क्या करा है, उसने अफगानिस्तान में बम्बिंग शुरू कर दी है, जिनको सबको बोल दिया कि भैया मैं तो यहाँ बहुत बिजी हूँ, मैं ना कहीं पे आदमी भेज सकता हूँ ना आपको असला दे सकता हूँ, मेरे को माफ कर दो। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की आज की है। तो इंडिया पाकिस्तान के तो अभी कोई कंपैरिजन है नहीं। तो हमारे ऊपर है कि क्या हम उस पर अटैक करना चाहेंगे, कोई फायदा नहीं, हमने भी अपने डेवलपमेंट में कंसंट्रेट करना है। लेकिन एक चीज अगर दाद देनी पड़ेगी, वो है जो इंडिया पाकिस्तान ऑफ सिंदूर 1 हुआ था, 4 दिन में कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट इंडिया ने किया, कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेट इंडिया ने किया। जब उसने देखा मैंने इनिशिएट कर दिया, ऑब्जेक्टिव्स मीट करके, ये टेम्पटेशन बहुत था, सब कहते थे क्यों नहीं आपने और करा। उसके अगले दिन कितनी मिसाइल उनकी आती, कितनी हमारी। फिर तो ये ईरान में अमेरिका और इसराइल ने सोचा था 1 हफ्ते में इनिशिएट करके 1 हफ्ते में टर्मिनेट कर देंगे। आज 18वां 19वां दिन है, उनके हाथ से लड़ाई चली गई। अब ईरान कहता है मैं बताऊंगा कब खत्म होगी। वो पल्लू छोड़ के भागने के चक्कर में यूएसए, इसराइल कहता ना अभी काम पूरा नहीं हुआ, इनका यूरेनियम जब तक नहीं ठुकेगा हम नहीं मानेंगे। और ईरान कहता है कि अभी तुमने शुरू की थी, अब देखो हम आपको कैसे तंग करते हैं, आपका ऑयल रोक दिया है, आपके जितने बेसेस उड़ा दिए हैं, और अभी हमारे पास बहुत मिसाइल हैं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सर, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन, साइबर अटैक्स और मिसाइल्स का कितना बड़ा रोल रहता है? देखिए ये यूक्रेन वॉर हो गई और अभी ये वाली वॉर जो है ईरान और यूएस इसराइल की, इसने यही दिखा दिया है कि भैया पैराडाइम शिफ्ट जो होता है वॉरफेयर में भी हो गया। जो पुराने आपके सिंबल्स ऑफ पावर, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, F-35 एयरक्राफ्ट और ये वो करके आप आते थे, तो अब शायद अगर आपने कहीं पे विक्ट्री करनी है तो ये आपको विक्ट्री नहीं दिला सकते जब तक कि आप अपनी सेना अंदर डालने के लिए राजी नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड जिसे और वो अभी करने में राजी अमेरिका राजी नहीं है। तो इस तरह ने ये दिखा दिया है कि भैया पहली बात तो कि जो आपकी पैदल सेना है या जो आर्मी है उसके सब्स्टिट्यूट ये फायर पावर नहीं है। और दूसरा एक है कॉस्ट डायनेमिक्स। अभी वेपन सिस्टम्स जो हम जिन पे चल लेगेसी वेपन सिस्टम्स जिनको अभी सोफिस्टिकेट करते जा रहे हैं एयरक्राफ्ट को, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं। पर उसको एक सस्ती सी ड्रोन और एक सस्ती सी एंटी टैंक मिसाइल या सस्ती सी DF-21 या आपके जो इनके सेजल मिसाइल हो गया जी, खैबर खैबर शिकन और खुरासाम, ये जो मिसाइल्स उनकी चल रही हैं हाइपरसोनिक हैं, 2 टन वॉरहेड हैं, ये इतने सस्ते हैं और उतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को थका सकते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन जो है वो भी 1000 किलोमीटर दूर चला गया है। तो फोर्स प्रोजेक्शन के और वॉर विनिंग की जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस है, वो शायद अभी लेगेसी सिस्टम्स को छोड़ के दूसरी तरफ को A2AD वाला कंसेप्ट, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल, यानी ऐसे वेपन रखो कि ये बड़ी चीजें आपके पास नहीं आ सकती, उनको एंटी एक्सेस मत दो और एरिया को डिनाई करके रखो, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कर रखा है बंद, लेकिन यूएस की पूरी ताकत उसकी कैरियर ग्रुप जो उसको खोलने में सक्षम
नहीं है। तो ये एक सस्ता ऑप्शन है और एक महंगी चीज़ में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया को भी क्या हमें ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या ज़्यादा सबमरीन्स और ड्रोन्स चाहिए, ये सोचने की ताकत है। अगर आप दिमाग लगाएँ, पहले जो था कैवलरी घोड़ा घुड़सवार सबसे बड़े वो होते थे। कैवलरी अगर आ गई तो वो सबको रौंदते हुए निकल जाते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कैवलरी चार्जेस होते थे, लेकिन तब आ गई मशीन गन, विकर्स मशीन गन। मशीन गन, गन पाउडर रेजिमेंट, हाँ, नहीं गन पाउडर तो पहले क्या था, लेकिन मशीन गन एक ऐसी थी, पहले तो ठा एक-एक बुलेट मारते थे। पर मशीन गन ऐसा था कि पूरे का पूरे कैवलरी चार्ज अगर आ रहा है तो एक आर्मी की पूरी बटालियन जो कैवलरी की स्क्वाड्रन आ रही है उसको डाउन करती थी। तब फिर टैंक आए कैवलरी की जगह, इसीलिए कहीं भी आप आर्मर रेजिमेंट हो, कैवलरी आर्मर रेजिमेंट एक ही होता है। टैंक आए जो कि गोलियों से नहीं करते, तो ये चेंज था। अब वो चेंज वॉरफेयर में जो आया, जिससे घोड़े बिल्कुल बैटलफील्ड से ही निकल गए। तो यही इसी टाइप का चेंज अभी आज के तारीख में आ रहा है कि जो पारंपरिक हमारे हथियार प्रणाली है, इतने महंगे अरबों खरबों के हैं, अगर वो हजारों के वेपन से टूट जा रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है? क्या हमें लड़ाई दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखनी पड़ेगी? क्या हम इन्फेंट्री और इनको जो बोलते थे कि वो काम के नहीं है आर्मी, उसकी जगह कुछ और रहता है? टैंकों का भी अभी वही हाल हो रहा है। ड्रोन जो है आके टैंक उड़ा रहे हैं। क्या टैंक को भी यूक्रेन और रशिया वॉर में फ्रंट लाइन से 40 किलोमीटर दूर आर्टिलरी और टैंक बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे आते हैं उनको ड्रोन्स मार दे रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये लड़ाई किधर को जाएगी और फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजी आप पे हावी होगी। सर, जो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है अभी, ये सी रूट से भी सारे नेवीज एक्टिव हो गए। इंडियन नेवी का आपको कितना बड़ा रोल रहता है इस कॉन्फ्लिक्ट में कि वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ थोड़ा स्वे कर सकते हैं हमारा कुछ पोजीशन? इंडियन नेवी का एज सच क्या रोल रह सकता है? देखिए, जब यूएस की सबसे ताकतवर नेवी नेवी है, उसके 2 बैटल कैरियर ग्रुप्स और तीसरा वेट कर रहा है, वो दूर रुक के देख रहे हैं, सिर्फ दूर-दूर से एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रहे हैं। ऐसी हालत में जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है, इंडियन नेवी का एज़ अ शो ऑफ फोर्स तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी हमारा जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं कि जो हॉर्मुज़ से बाहर और रेड सी से बाहर जो शिप्स आते हैं, उनको हम एस्कॉर्ट करके ला सकते हैं कि हाई सीज़ में कोई हादसा ना हो। उसके अलावा फ़िलहाल इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन नेवी का ना तो डिज़ायर है कि वो इन्वॉल्व हो जाए और ना ही मेरे ख्याल से इतनी सक्षमता है या ज़रूरत है कि वो वॉर ज़ोन के अंदर जाए। तो सर, ये जो अभी अमेरिकन्स ने जो ईरानियन शिप को दे डिस्ट्रॉयड द ईरानियन शिप और हमारे साथ ही वो नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे। एट दैट पॉइंट इन टाइम हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये इंडियन वाटर्स में हुआ था। देखिए, ये इंडियन वाटर्स में नहीं हुआ था। इंडियन वाटर्स, आई मीन इंडियन ओशन में। ये कोलंबो कोलंबो के हार्बर के 10 किलोमीटर बाहर था। इंडिया से वो कोसों मतलब 100 कितना होगा? आप इंडिया ले लीजिए, 5 स्टेट लीजिए, उसके बाद पूरा श्रीलंका है 700-800 किलोमीटर, उसके पीछे वो नीचे वहाँ से घूम के जा रहा था, तब वहाँ पे बात था। और दूसरा सबमरीन वॉरफेयर तो एक स्पेशलाइजेशन है। अभी ऐसे में इंटरनेशनल वाटर्स में या फिर आपके एक ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आप इतनी टो नहीं रखते हो और ना ही कोई ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि हमारा कोई अपना कोई फ्लीट जा रहा होता तो उसकी हम सुरक्षा करते या टो लेते। और दूसरी बात ये है कि भई अगर न्यूक्लियर सबमरीन अगर कोई है, न्यूक्लियर 2 तरह की होती है, एसएसबीएन और एसएसएम। एसएसबीएन जो होती है वो बैलिस्टिक न्यूक्लियर मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल फेंक सकती हैं पानी के अंदर से, और न्यूक्लियर है जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन पे चलती है और वो अगर जाके 1 साल तक समुद्र के नीचे बैठ जाए, किसी को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे है नहीं है। तो ऐसे में ये तो शिपिंग को तो निकालना ये लड़ाई का दस्तूर ही है। और आज की तारीख में तभी कहते हैं कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा सक्षम है या एक सबमरीन जो कि वो ज़्यादा सक्षम है। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट में 7-8 अगर सबमरीन जा सकती हैं, तो सोचने की बात है कि एरिया को डोमिनेट करना और अपनी कोस्ट लाइन को डिनाई करना दुश्मन के लिए हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी और क्या हमारी रीजनल और या इंटरनेशनल एम्बिशंस है कि हम पावर प्रोजेक्ट करके कितनी दूर तक जाना चाह सकते हैं। सर, अब थोड़ा फ्यूचर सिनेरियोस के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू नेक्स्ट 6 टू 7 मंथ्स में हम क्या क्या देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन बन गई कि वो इम्प्रूव होगी
डीएस्केलेट होगा मैटर, सबके ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे, नहीं हो पाएंगे, यूएस जो चाहता है वो रिजीम चेंज कर पाए, 6 to 12 months में आप क्या सिचुएशन देखते हैं? देखिए अमेरिका से जो आवाज़ें आ रही हैं इंटरनल तो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलैरिटी डाउन है, ट्रम्प की 46% पे आ गया है वो, और इस वॉर को कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं। तो उसके अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी नवंबर में उसे मिड टर्म आ रहे हैं, उसके पहले उसको या तो एक विक्ट्री दिखानी है, और विक्ट्री के अलावा दूसरा नोशन ऑफ विक्ट्री क्या होगा, जो उसने बोला था कि मैं रेजिम चेंज करके ईरान को अपने कब्जे में, वो ऑब्जेक्टिव था कि वो ऑब्जेक्टिव था। अब वो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे थे कि अभी दुनिया का फोकस ही पूरा हॉर्मुज पे है। अगर हॉर्मुज पे वो कुछ खुलवा देगा या कुछ कर देगा, लेकिन इसका डेंजर ये है कि ये एस्केलेशन होता रहेगा। ईरान आज की तारीख में कितना कमज़ोर हुआ है, ईरान की मिलिट्री, और वो लोग कहाँ गए जिन्होंने सिविल अनरेस्ट करने आना था। तो वो किस्सा तो अभी ख़त्म ही है। अब ये कहते हैं कि रेजिम चेंज हो गई, हमने उनकी एयरफोर्स ख़त्म करी, उनकी नेवी ख़त्म कर दी, उनकी मिसाइल्स ख़त्म कर दी है। क्या असली में किए? एयरफोर्स नेवी तो पहले भी उनकी नहीं थी, उनकी तो ताकत ही मिसाइल्स पे है, और वो मिसाइल्स आए जा रही हैं। तो क्या ये तब तक रुकेंगे जब तक आखिरी मिसाइल ख़त्म नहीं हो जाए? क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन पे इन्होंने अच्छी मार की है, तो शायद उनका रिप्लेसमेंट, लेकिन कब ख़त्म होगा, कितनी मिसाइल उनके पास है, वो कोई नहीं कह सकता है। तो इस लड़ाई का अभी फ़िलहाल तो कोई अंत नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका अपनी इज़्ज़त या अपने अहंकार में ऑफ रैंप नहीं ले रहा है। ईरान जो है उसने अब इतने दिन इतने अटैक्स और इतने लॉसेस के बावजूद वो टिका हुआ है, और देश में उसका पूरा कंट्रोल है। आईआरजीसी जैसे बोलते हैं मिलिट्री लॉ की तरह बैठा हुआ है। कोई अंदर चूं की आवाज़ नहीं आ रही है, जो पहले हमने दंगे फसाद देखे थे जिसमें कहते हैं 30,000 लोग मारे गए थे। जी, अब लोग और मरने को तैयार नहीं है, प्लस उनको भी पसंद नहीं है कि हमारे देश को कोई फॉरेन पावर दोबारा कंट्रोल करे। अमेरिका ने पहले शाह को डाला था ये। तो ऐसी हालत में तो ये अभी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी और गल्फ स्टेट्स जो कि इससे एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, वो जाके ईरान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी जो कंडीशंस हैं, वो पार्शली आधे रास्ते अमेरिका आ जाए, आधे ये वो आ जाए। दोनों को एक फेस सेवर चाहिए, और ईरान को गारंटी चाहिए, अगर एक सॉवरेन नेशन के तौर पे उसको भी गारंटी चाहिए कि भैया मैं दोबारा आप मेरे को हमला नहीं करेगा। और अमेरिका और इज़राइल को एक गारंटी चाहिए कि आप ये जो प्रॉक्सी वाली हरकत है, क्योंकि ये टेररिस्ट प्रॉक्सी जो है, ये कहने को फाइटर है तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे, उनको मदद अगर बंद कर दो तो शायद दोनों को ये मिडिल ग्राउंड मिल जाएगा। जहाँ तक न्यूक्लियर का है, ईरान तो अभी लड़ाई से पहले भी उसने बोल दिया था कि हाँ मैं न्यूक्लियर का जो आप बोल रहे हो मैं मानता हूँ, यूरेनियम वगैरह पे, और बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने बोला था मैं नेगोशिएट नहीं करूँगा। तो बात लड़ाई शुरू हुई है बैलिस्टिक मिसाइल्स पे। बात चलते चलते जब यूरेनियम खत्म हो गया, अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल को लेके ये लड़ाई शुरू की है। अगर मध्यस्थता किसने करनी है, तो इन दोनों को मनाना पड़ेगा कि अमेरिका उसकी मिसाइल्स के पीछे जितना है उसको अभी देख के छोड़ दो, और इसको बोलो कि जो आपके 3 H हैं, हमास, हुती और हिजबुल्लाह, इनकी जो मदद है उसको आप छोड़ दो, तभी जाके शायद दोनों पार्टीज को एक फेस सेवर मिलेगा। क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं, या कब मानते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल 1 महीने तक तो मेरे ख्याल से ये दोनों की ऐट बनी रहेगी। जी। सो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट होता है डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है, जैसे इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को न्यूट्रल रखता है। अभी भी इस वॉर को कम करने के लिए या डीएस्केलेट करने के लिए डिप्लोमेसी यूज़ हो सकती है ग्लोबली, या फिर अभी आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रहा है मैटर? नहीं, ये तो बड़ा क्लियर है कि अब तो डिप्लोमेसी ही इसको ख़त्म करेगी, क्योंकि दोनों ने अपने पूरे दांव लगा दिए हैं, और दोनों ने अब एक दूसरे की गर्दन पकड़ रखी है, और सांस दोनों में बाकी है। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, और उसकी इंटरनल डिसेंशंस, अब अगर ट्रम्प को आप देखें, एक ट्रम्प पे डिपेंडेंट है कि उसकी साइकोलॉजी क्या मानती है। उसकी साइकोलॉजी, उसको तो भैया जो मांगा है वो तो चाहिए उसको, और अंदर उसको वो ये कभी सहन नहीं कर सकता कि मैं अपना काम नहीं कर पाया बाई हुक और बाई क्रुक। तो इसमें डिप्लोमेसी का है। अभी हर देश, जहाँ तक लगता है हिंदुस्तान जैसे 1 to 1 उनसे बात करके अपना तेल निकाल रहा है। हर देश, जापान, ये जो न्यूट्रल है, जिन्होंने उस पार्टी में कुछ नहीं करना है, उसने वैसे भी, ईरान ने बोल दिया है कि जो अमेरिका और उसके साथ लड़ाई कर रहा है उसको छोड़ के मेरे को बाकी किसी से दुश्मनी नहीं है, और उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरे लिए खुला ही समझिए।
तो ये 1 टू 1 सब बात करके ईरान के साथ आ जाएँगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्रेड पे ईरान की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, वो चल सकता है, वो खींच सकता है। अब ये अमेरिका में इंटरनल प्रेशर कितना है? ट्रम्प को अभी इम्पीचमेंट तो हो नहीं सकता उसका, वो उसको मिड टर्म तक तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन उसको अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो ये लड़ाई का जो उसका रुख है उसमें वो सॉफ्ट होगा नहीं होगा, ये देखने की बात है। और अमेरिका पे भी कई लोग जो है उससे बात करके समझा सकते हैं, यूरोप उसको समझा सकता है कि ये अब लड़ाई कहीं नहीं जा रही है, आप एक ऑफ रैम्प देखो और दुनिया में दोबारा स्टेबिलिटी आने दो। क्योंकि ऑयल के प्राइसेस अगर 150 के पार हुए तो पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही होना है। तो इंडिया को इस क्राइसिस से क्या स्ट्रेटेजिक लेसन्स लेने चाहिए, स्पेशली एनर्जी और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में? देखिए इंडिया को जो है मेरे ख्याल से हम सही बात पे चल रहे थे। आत्मनिर्भर, दोनों में आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। जहाँ तक एनर्जी की डिपेंडेंस है, हमको जो है अपने को और डाइवर्सिफाई करना है। पेट्रोलियम के सोर्सेस, क्रूड के सोर्सेस हमें डाइवर्सिफाई और करने हैं। अश्योर्ड अपना जो अंडमान निकोबार या जहाँ पे भी फाइन्स मिली है उनको एक्सपेडाइट कराना है। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। आज की तारीख में चाइना अगर इतना ज़्यादा वरीड नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उसने ईवी में, ऑल्टरनेट फ्यूल्स में, सोलर में, न्यूक्लियर में इतना प्रोग्रेस किया है कि उसकी कंपोनेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट में कंपोनेंट जो फॉसिल फ्यूल्स पे था, ये पेट्रोलियम क्रूड पे, वो कम होता गया है और वो मैनेजेबल है उसको इतना है। हमारे केस में हम उस पाथ पे चल रहे हैं। सोलर पे हमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अभी न्यूक्लियर की तरफ हम और तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारे पास इतनी सोलर और हाइड्रो और तीनों में हमारे पास कोई कमी नहीं है सनशाइन की। तो हमें अपने ऑल्टरनेट जो सोर्सेस है उनको बढ़ावा देना है और एनर्जी को दो तरफ से इंटरनली आत्मनिर्भर हो जाओ, इंपोर्ट पे कम डिपेंडेंस करो। जहाँ पे इंपोर्ट में डिपेंडेंस है वहाँ पे रिलायबल सोर्सेज जो है एक जगह से छोड़ के और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। वो हमने किया है। गल्फ में पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी, अब तो हमने और बाहर को चले गए। तो उससे एक तो ये हमारे को एनर्जी में हो गया है। वेपनरी, आज अगर ईरान की रीढ़ की हड्डी सीधी है और वो प्रोड्यूस कर रहा है और फायर कर रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कोई भी कंपोनेंट अमेरिका से या बाहर से नहीं आ रहा है जिसको कि लड़ाई की तरफ उस बोल दे कि मैं ये रोक रहा हूँ। उसका होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन प्रोडक्शन, होम ग्रोन रॉ, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक उसके सारे जो हथियार हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स, वो उसके अपने हैं। कोई उसको कहीं से मांग की जरूरत नहीं होती। और अगर कुछ चाइना से चाहिए उसको हेल्प, तो वो चाइना उसने इंश्योर कर रखा है एक हेल्प उसको बेमिसाल। तो इंडिया को भी यही देखना है कि भैया हमारी जो डिपेंडेंसी है विद आर पोटेंशियल एडवर्सरी या फिर पोटेंशियल चैलेंजर्स। पोटेंशियल एडवर्सरी चाइना है, वहाँ से हमारा बहुत कुछ आता है। वो अगर हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाता है, जो कि हो सकता है, वो हमारी एक वीक पॉइंट है। और दूसरा एक अनरिलायबल पार्टनर जो कि यूएसए है, हमें उससे रिलेशन अच्छे रखने हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं इतना रिलायंट हो जाए कि वो आए दिन हमारे स्विच ऑफ करता रहे हमारी सप्लाई को, हम डिपेंडेंट है उसमें। हमें फ्रांस, इसराइल, इस टाइप के जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी डिपेंडेबल हैं। जब भी हमारे पास सैंक्शन लगे थे तब भी फ्रांस ने हमको क्रिटिकल कंपोनेंट्स देता रहा था, जो भी कॉस्ट, और वैसे ही इसराइल की। तो ये हमारी नीति चली आ रही है। और आत्मनिर्भर जो अब हमने शुरू किया है, इसको हमको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हों। जी, अभी सेमीकंडक्टर्स में हम अपना कर ही रहे हैं, वो उस पे और हमें जी ध्यान देना पड़ेगा। और जो हमारी वल्नरेबिलिटी ऑयल की है वो तो है ही है। एक देश तभी सॉवरेन कंट्री कह सकता है या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस कर सकता है जब किसी बाहर की ताकत में वो लिवर नहीं हो कि वो हमको इधर को घुमा दे या उधर को घुमा दे। वो लिवर हमारे अपने हाथ में होना चाहिए कि हम इधर को घूमना चाहिए, उधर घूम जाए। और वो लिवर होता है आत्मनिर्भरता। थैंक यू सो मच, इट वाज अ रिवेटिक कॉन्वर्सेशन सा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। आप अपनी इनसाइट्स के साथ बात करते हैं और हमारे व्यूअर्स को इतना सीखने का मौका मिलता है। Sir, anytime, yes, and hope the world sees a better situation by next month, क्योंकि ये हम सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोबारा जो है इंडिया जो कि उन्नति के पथ पे जो हमने जर्नी शुरू की है, इस पे कोई बाधा ना आए। थैंक यू आपको, आपके व्यूअर्स को।